गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कल के टॉपिक से दोबारा यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हाइड्रोथर्मल वेंट, हाइड्रो लफ्ज की मीनिंग ही जैसे वाटर है, थर्मल रेफर्स टू टेम्परेचर हॉट, या जिस तरह से थर्मा हीट को भी जैसे शो करता है वर्ड। हाइड्रोथर्मल वेंट, वेंट लफ्ज की मीनिंग ही जैसे होती है डिप्रेशन, खड्डा, गढ़। तो उसकी जो डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स आर रीजन्स इन द ओशियन फ्लोर। ओशियन फ्लोर, उसके अंदर ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं। यहाँ पे क्या होता है, वेयर सुपर हीटेड वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। सुपर हीटेड वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। वेरी सिंपल सी चीजें हैं, स्टूडेंट सिंपली टेस्ट के हैं यकीनन, तो फिर उनके लिए इतनी बड़ी बात ना होनी चाहिए। इलस्ट्रेशन भी मौजूद है, इसकी वजह से क्या होगा, द वेंट्स फिर क्या करेंगे, रिलीज हाइड्रोजन रिच फ्लूइड। देन ये हाइड्रोजन रिच फ्लूइड रिलीज करेंगे। उससे फायदा क्या होगा एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि केमिकल ग्रेडियंट पैदा होगा, जिसकी वजह से फर्दर जो है उसका एक पीएच भी एक स्पेसिफिक जैसे पीएच भी हो सकता है, और वहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, यानी देन जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बनने का अमल हो इजी हो गया था। ये हाइड्रोथर्मल इन्वेंट्स का जैसे रोल या किरदार था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइफ जो ओरिजिनेट हुई थी वो इन्हीं हाइड्रोथर्मल वेंट्स में जैसे ओरिजिनेट हुई। अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनिस्ट, वो जो बताते हैं कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स में से ही जैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, कल के हवाले से जो टॉपिक्स हैं उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जिससे हमने कल पढ़ा था प्रोकैरियोटिक लाइफ से यूकैरियोटिक लाइफ कैसे बनी है, इवॉल्व हुई है। तो जैसे ये एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उसकी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन इस तरह से हुई है, ये जैसे इनका जेनेटिक मटेरियल है। तो इन्वेजिनेशन हो रही है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो रही है। इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होने के बाद तो ये इसके न्यूक्लियस, जो ट्रू न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है आहिस्ता आहिस्ता बन गई। जैसे यहाँ पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, प्रोकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक हम उसे कहते हैं जिसकी लाइक जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स, उसके बाहर जो है एक मेम्ब्रेन आ जाती है। तो ये न्यूक्लियस फार्मिंग का अमल हुआ है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद जैसे यूकैरियोटिक सेल बना, जैसे साइनोबैक्टीरिया वगैरह है, उनको जैसे इस सेल ने इनगल्फ किया, तो उससे आगे जो है ये क्लोरोप्लास्ट बन गए। इसी तरह से इसी सेल ने जब एरोबिक बैक्टीरियम को इनगल्फ किया, एरोबिक बैक्टीरिया से जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। तो इसी तरह से जो है डिफरेंट टाइप के जो फर्दर उसमें सेल्स के अंदर स्ट्रक्चर्स भी डेवलप होती गई। ठीक है, इस लाइक थ्योरी को कहते हैं एंडोसिम्बायोसिस। बिकॉज जब भी इन्होंने इस सेल ने एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया, तो इसको डाइजेस्ट नहीं किया, इसको रिटेन किया। सिम्बायोसिस जैसे रिलेशनशिप होता है उसमें, जैसे किसी का नुकसान नहीं होता है तो उसको एक जैसे बेनिफिट के लिए जैसे एक रिलेशनशिप है, तो उसमें जैसे ये रिटेन किए उन्होंने एरोबिक बैक्टीरियम को, तो उससे ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। साइनोबैक्टीरिया जैसे आपको पता है कि उससे आगे जो है ये फोटोसिंथेटिक, जैसे उसमें आगे ये क्लोरोप्लास्ट बन गए। इसी तरह से एंसेस्ट्रल यूकैरियोट्स और फर्दर जो है देन कॉम्प्लेक्सिटी होती गई और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो बनते गए। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन एक थी जिसमें हमें समझने में मदद मिलती है। अगेन में हम एक और भी प्रोसेस और फिनोमेना देख सकते हैं कि जैसे ये कैसे हुआ है। जैसे ये सबसे पहले प्रो यूकैरियोट यानी प्रोटो यूकैरियोट, इसका मतलब ये है कि इनिशियल फॉर्म में अब इसमें से यूकैरियोटिक सेल बनने की तरफ जा रहा है। तो इस सबसे पहले जैसे न्यूक्लियस बनता है, न्यूक्लियस कैसे बनता है, यकीनन इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एंसेस्ट्रल सेल्स, इनफोल्डिंग हुई है, इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा थोड़ी देर पहले हमने जो इलस्ट्रेशन देखी थी उसमें हमने यही देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, और उसके बाद जैसे एक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एक कंपार्टमेंट का सिस्टम बन जाता है एंडो मेम्ब्रेन। जैसे क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, तो ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहलाता है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूडिंग ए न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस सेल में देखें ना तो इसमें कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना ही इसमें कोई ट्रू न्यूक्लियस है। तो इस इनफोल्डिंग प्रोसेस के जरिए यकीनन जैसे
एक ऑर्गेनील भी बन गए, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया, इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी तरह से ट्रू न्यूक्लियस भी बन गया। उसके बाद क्या हुआ है कि जैसे इसी सेल ने एक एरोबिक बैक्टीरियम को जब इनगल्फ किया, एरोबिक बैक्टीरियम को जब इनगल्फ किया, तो इसी में से ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। इसने इसको डाइजेस्ट नहीं किया, इसको रिटेन किया, तो इससे ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। इसी तरह से इसी सेल ने आगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम को इनगल्फ किया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम, तो इसमें ये क्लोरोप्लास्ट बन गए, ग्रीन कलर के पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो ये मॉडर्न फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक सेल है। इस तरह से जो है एवोल्यूशन हुई है। जो एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी है उसकी अकॉर्डिंगली माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बने, क्लोरोप्लास्ट कैसे बने, बिकॉज जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है तो उसमें ना माइटोकॉन्ड्रिया है ना क्लोरोप्लास्ट है, ना उसमें ट्रू न्यूक्लियस है। तो ट्रू न्यूक्लियस बनने का अमल कैसे हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया बनने का अमल कैसे हुआ, और इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट बनने का भी अमल कैसे हुआ, ईआर भी कैसे बनते गए। और फर्दर आगे जैसे एवोल्यूशन के हवाले से जो एवोल्यूशनिस्ट वो कहते हैं कि जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ इनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी, डिफरेंट एनवायरमेंट्स में रहने लगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके डिफरेंट थे, तो डाइवर्स टाइप के आहिस्ता आहिस्ता इनमें ऑर्गेनिज्म बनते गए। जैसे पहले लाइफ नहीं थी तो उसमें अर्ली लाइफ में जैसे प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर्किया थे, आर्किया में से आगे जाके प्रोकैरियोटिक सेल में जाके यूकैरियोटिक सेल बना, अर्ली यूकैरियोटिक सेल, उसके बाद दूसरे ऑर्गेनिल बने, दूसरे ऑर्गेनिल बनने के बाद देन प्रोटोजोन्स बने, डिफरेंट टाइप के जो है लाइक जैसे सेल्स इनके जो अकॉर्डिंगली बनते गए, जैसे फंजाई के सेल्स हैं, अल्जी की सेल्स है, इस तरह से देन वो यूनिसेल्युलर लाइफ से मल्टी सेल्युलर लाइफ हुई, मल्टी सेल्युलर लाइफ से जब उनको मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी उनको डिफरेंट टाइप का मिला, रहने की जगह, इसी के अकॉर्डिंगली जो है कॉम्प्लेक्सिटी होती गई और डाइवर्स फॉर्म ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इस तरह से बनते गए अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनिस्ट। ये एवोल्यूशनिस्ट ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये हमने जैसे सारी चीजें देख ली हैं, अब नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। कि एवोल्यूशन की थ्योरीज जैसे एक जनरली हम कहते हैं कि एवोल्यूशन वाले जैसे क्या कहते हैं, एवोल्यूशन वर्सेस स्पेशल क्रिएशन। तो थ्योरी ऑफ एक जैसे जनरली नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन ने, जैसे उसको चार्ल्स डार्विन ने अपने एक बुक में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में जैसे बताया था कि हाउ लाइफ इवॉल्व्ड, लाइफ किस तरह से इवॉल्व हुई है उसके बारे में इसने बताया था। इसने जो एक जैसे नेचुरल सिलेक्शन, या जब भी डार्विनिज्म की बात जहन में आती है या कोई जैसे एक सिंगल टर्म डार्विनिज्म जब यूज करते हैं, तो वो किस प्रोसेस को शो करता है कि जिसमें द फिटेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरमेंट selects those traits that will be passed with a greater frequency from one generation to the next generation। बिकॉज जो इन्वायरमेंट है वो कभी भी जैसे कांस्टेंट नहीं रहता है, इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, तो उसके हवाले से जो द फिटेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ऐसे ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक को सिलेक्ट करेगा जो उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए एबल होंगे, अदरवाइज दे विल बी एलिमिनेटेड, वरना वो ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट से निकल जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस इन्वायरमेंट में रहने का एबल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऐसा इन्वायरमेंट जो जिसमें सडन चेंज हुई है, एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ हुआ है, जाहिर है जब टेरेस्ट्रियल मोड पे आएगा तो उसके पास जो लेग्स होने चाहिए, उसके पास ब्रीदिंग के लिए लंग्स जैसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, तो ही जो है वहां पे रहने के लिए एबल होगा, अदरवाइज लैंड पे वो रह ही नहीं सकता है। तो यानी द फिटेस्ट उसमें जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके पास ऐसी सारी जो है कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरनमेंट सिलेक्ट्स दोज ट्रेट्स दैट विल बी पास्ड टू ग्रेटर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जैसे पहले इसके अकॉर्डिंगली कि जैसे पहले सारे ऑर्गेनिज्म हम कहें कि एक्वेटिक थे, इत्तेफाक से वहां से जैसे कोई भी ग्रुप था जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का था, सब एक जैसे थे, इत्तेफाक से अगर एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, सब्जेक्टेड टू चेंज, एनवायरनमेंट इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू चेंज, चेंज होने के बाद जाहिर है अब वहां पे
वाटर की जगह पे अब अगर लैंड है तो वहां पे कौन सा ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएगा, एनिमल होगा जो कौन सा सरवाइव कर पाएगा, जिसके पास लेग्स हो, जिसके पास ब्रीदिंग के लिए लंग्स हो। जैसे छोटा एग्जांपल लिया है तो जाहिर है जो उनके दूसरे जो रिलेटिव थे या उसी जैसे थे उन्होंने ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं डेवलप किया, जो उन्होंने तो डेवलप कर लिया, उनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब यही कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन में भी इनहेरिट हो, यानी उनकी जो औलाद या ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो उसके अंदर भी ये कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट जनरेशन टू जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होता जाए, इनहेरिट होता जाएगा। तो फिर क्या हम कहेंगे कि किसी दौर के अंदर इनके एंसेस्टर सेम थे, सिमिलर थे, यानी जो जिस एक्वेटिक एनवायरनमेंट में वो सब उसका ग्रुप जो साथ मिल के रह रहा था, तब तो उनके एंसेस्टर वो सब एक जैसे थे। पर वक्त गुजरने के साथ साथ जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो उसके बाद चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली जो फिटेस्ट जो होता है ऑर्गेनिज्म जो सिलेक्ट्स दोज ट्रेट्स जो उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए उसको एबल बनाते हैं, और वही ट्रेड्स आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन में वो इनहेरिट करते जाते हैं। फिर जो किसी दौर में जो साथ रहते थे अब जो नए बने इनमें बहुत ही बड़ा फर्क आ जाएगा, क्योंकि वो तो एक्वेटिक थे, अब ये क्या है, अब ये तो टेरेस्ट्रियल बन गए। तो इसे कहते हैं कि लाइक ये जो है चार्ल्स डार्विन का जो एक मेन थ्योरी या पॉइंट थी जिसे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, process in which the fittest of an organism in its environment selects those traits that will be passed with greater frequency from one generation to the next generation. चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंगली या एवोल्यूशनिस्ट के अकॉर्डिंगली अर्थ हैज बीन इवॉल्व्ड, अर्थ की एवोल्यूशन हुई है, नॉट क्रिएटेड। जैसे स्पेशल क्रिएशन की थ्योरीज है उसमें हर चीज को जैसे किसी सुप्रीम पावर ने पैदा किया है, क्रिएट किया है, बट एवोल्यूशनिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, इवॉल्व हुई है, अर्थ जो है इवॉल्व हुई है। और यही जो है नेचुरल सिलेक्शन की जो पॉइंट है वो भी ये कहते हैं कि लाइक अर्थ हैज बीन इवॉल्व्ड नॉट क्रिएटेड। वो कहते हैं कि ये जो आज जितनी भी लाइफ है वो सब सिंपल लाइफ से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज हुई है वक्त गुजरने के साथ साथ। पहले लाइफ यूनिसेल्युलर थी, उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ इतनी चेंजेस आई हैं। So life has grown rather than came into existence suddenly. ऐसे नहीं है कि लाइफ जैसे सडनली जैसे इमर्ज हो गई, नहीं, वो एवोल्यूशनिस्ट ये कहते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें चेंजेस आती गई और सिंपल लाइफ से कॉम्प्लेक्स लाइफ बनी है। ठीक है, तो ये एक जनरल आइडिया है नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से। अब हम अपने टेक्स्ट बुक के हवाले से भी आते हैं कि जैसे जो एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं कि जितनी स्पीशीज है वो फिक्स्ड नहीं है। ये हमने पहले भी जैसे क्लास में फर्स्ट क्लास जो एवोल्यूशन का था उसमें भी हम डिस्कस किया था। जैसे स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी कहती है कि स्पीशीज फिक्स है, जब से उनको क्रिएट किया गया है उस दिन के बाद उसमें कोई चेंज आई नहीं है और ना ही आएगी। बट जो एवोल्यूशनिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि स्पीशीज आर नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, दे कैन चेंज, मीन्स दे आर नॉट इम्यूटेबल। ऐसे नहीं है कि इनमें म्यूटेशन नहीं हो सकती है, म्यूटेशन हो सकती है। अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनिस्ट वो कहते हैं कि म्यूटेशन हो सकती है। इसका मतलब है कि कैन चेंज, नॉट इम्यूटेबल लफ्ज का मतलब है कैन चेंज। अगर इस नॉट इम्यूटेबल को अगर हम सिंगल वर्ड में कहें, नॉट इम्यूटेबल का मतलब है कैन चेंज, स्पीशीज कैन चेंज। स्पीशीज आर नॉट इम्यूटेबल का मतलब है स्पीशीज कैन चेंज। इसी तरह से स्पीशीज में स्लोली हैव चेंज इनटू न्यू स्पीशीज, ऐसे नहीं है कि यकदम सडन को उनके अंदर चेंज आ जाती है, स्लोली एंड ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उनमें चेंजेस आती जाती है। वेदर इट्स स्टॉक में परसिस्ट आर वेनिश ऑल टुगेदर। स्टॉक की मीनिंग होती है जो इनके एंसेस्टर वो वहां पे रहते हैं या मर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, पर जो है वक्त गुजरने के साथ साथ जो स्पीशीज होती है उनमें आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस होती जाती हैं। So evolutionists ये कहते हैं कि evolution occurred in the past and even going on today, जैसे माजी में भी प्रीवियसली भी हुई है और आज भी जैसे जारी है और कहते हैं कि फ्यूचर में जैसे होगी। तो ये सारी जो बातें हैं या पॉइंट्स हैं एवोल्यूशनिस्ट बताते हैं। इसी हवाले से ये 4 थ्योरीज है, 4 थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब होता है, जब भी हम ऑर्गेनिक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब होता है लिविंग थिंग्स, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स को ये रेफर करता है ऑर्गेनिक वर्ड। इसी तरह से थ्योरी एक जो 4 थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर,
जो लेमार्क ने दी थी, जिसे लेमार्किज्म कहते हैं। इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था थ्योरी ऑफ जर्मिनल कंटिन्यूटी के हवाले से, जो थ्योरी वीजमैन की थ्योरी है। जो लेमार्किज्म को इसने जो है रिजेक्ट किया कि लेमार्क सही नहीं है, तो उसकी जो है थ्योरी आई थी। इसी तरह से थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो डार्विनिज्म जिसे कहते हैं, डार्विन की थ्योरी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, क्रिटिसिज्म हुई, तनकीद हुई दुनिया में, वो डार्विनिज्म है। और चौथी थ्योरी है म्यूटेशन की थ्योरी, जो डी वरीस ने दी थी। और म्यूटेशन क्या है? चेंज इन जेनेटिक मटेरियल है, हेरिटेबल चेंजेस होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होती हैं। म्यूटेशन की थ्योरी ये कहती है कि जब तक जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज या तब्दीली नहीं आएगी, तो नेक्स्ट जनरेशन में ये ऐसी चेंजेस या तब्दीलियां ऐसे नहीं आएगी, सडन चेंजेस ऐसे नहीं आएगी, जब तक जेनेटिक मटेरियल में चेंज नहीं होती है। तो इस हवाले से बहरहाल हमारे जो पीएमसी के सिलेबस के हवाले से जैसे 2 थ्योरीज का जिक्र है, ये तो जस्ट एक सिंगल जस्ट डेफिनेशन के ही हवाले से है, और इसको भी थोड़ा सा टच करेंगे। बट मेन थ्योरीज जिसको हमें डिस्कस करना है पीएमसी के सिलेबस के हवाले से, वो लेमार्किज्म है और दूसरी डार्विनिज्म है। इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेमार्किज्म की तरफ आते हैं कि लेमार्क ने क्या कहा था, उसकी थ्योरी की क्या पॉइंट्स हैं। तो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जिसे लेमार्किज्म भी कहते हैं, बिकॉज इस पर्सन का नेम था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, फ्रेंच पर्सन था। जे बी लेमार्क भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जे बी लेमार्क, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। ये डेट ऑफ बर्थ है इनकी और ये डेथ है। फ्रेंच था, नेचुरलिस्ट था, सोल्जर था, बॉटनिस्ट भी था, बायोलॉजिस्ट, जोलॉजिस्ट। पहले बॉटनिस्ट था, देन जो है जोलॉजिस्ट बना। तो ये बहरहाल इसका इंट्रोडक्शन है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये पहली ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की जो पहली थ्योरी जो है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की पहली थ्योरी जो है, सबसे पहले जो आइडिया ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के हवाले से, थ्योरी के हवाले से, वो जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क का था। इसने कहा कि एवोल्यूशन अकर्ड एंड प्रोसीडेड इन अकॉर्डेंस विद नेचुरल लॉज। जैसे इसने एक बुक लिखा था फिलॉसफी ऑफ ज़ूलॉजी इन 1809, इसके अंदर जो है ये थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स शामिल थी। और इस थ्योरी की जो बेस थे, एक था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। मेन जो फोकस था इसका यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन था। जैसे इसके अकॉर्डिंगली ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ऑर्गन को कंटिन्यूअसली यूज करेंगे तो वो ऑर्गन फंक्शनल रहेगा, वो ऑर्गन स्ट्रांग रहेगा। एक ऐसा ऑर्गन जिसको कंटिन्यूअस डिसयूज है, इस्तेमाल नहीं होगा, तो वो ऑर्गन वीक हो जाएगा और देन रिड्यूस हो जाएगा और नॉन फंक्शनल हो जाएगा। तो ये इस बहरहाल आगे हम आते हैं। तो ये इसकी मेन जो फोकस थी पॉइंट्स के हवाले से, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स इसकी मेन। तो इसके 3 पोस्टुलेट्स और पॉइंट्स हैं। एक है नंबर 1 इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, नंबर 2 यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, नंबर 3 इज द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है। तो इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट की मीनिंग होती है कि जैसे हम डिस्कस करते रहते हैं कि जैसे एनवायरनमेंट कभी भी एक जैसा नहीं होता है, एनवायरनमेंट में चेंजेस आ जाती है। एनवायरनमेंट में अगर चेंज आ जाए तो उस एनवायरनमेंट में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो जाहिर है उसकी एक न्यू नीड्स होती हैं। उन न्यू नीड्स को पूरा करने के लिए उनमें न्यू ऑर्गन्स डेवलप होने चाहिए। अगर न्यू ऑर्गन्स डेवलप नहीं होंगे तो वो ऑर्गेनिज्म वहां पे सरवाइव नहीं कर सकेगा। तो इसी हवाले से पॉइंट है कि जिसे कहते हैं कि इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट अगर उसमें चेंज या तब्दीली आती है तो न्यू ऑर्गन्स भी बन सकते हैं। इसी तरह से दूसरी जो पॉइंट है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, जिससे हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि जैसे कंटिन्यूस यूज की वजह से कोई भी ऑर्गन स्ट्रांग रहेगा, फंक्शनल रहेगा और जनरेशन टू जनरेशन ये ऑर्गन चले आते रहेंगे। बट ऐसा ऑर्गन जिसका मुसलसल कोई इस्तेमाल नहीं है तो वो रिड्यूस भी हो जाएगा, नॉन फंक्शनल भी हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। एग्जाम्पल भी दिए इन्होंने दिए थे। इन 2 पॉइंट्स की वजह से जो जाहिर है जब बॉडी के अंदर यकीनन चेंज आएगी, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट की वजह से भी चेंज आ जाएगी, यानी उस वक्त उनके जो साथ में दूसरे मेंबर्स हैं उनमें ये चेंज नहीं आई है, किसी में चेंज आई है, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट की वजह से चेंज आ सकती है, या यूज या डिसयूज की वजह से भी कोई चेंज या तब्दीली आ सकती है, किसी की मीन्स न्यू कैरेक्टरिस्टिक बन गया है। इन्हें कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। इन 2 रीजंस की वजह से जो न्यू कैरेक्टरिस्टिक बने उन्हें हम कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, यानी दूसरे मेंबर्स में नहीं आए और उसी ग्रुप के अंदर जो है चंद एक जैसे में भी उसमें जो न्यू कैरेक्टरिस्टिक आए, किस रीजन की वजह से, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट की वजह से या यूज या डिसयूज की वजह से न्यू कैरेक्टरिस्टिक आए,
और यही न्यू कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होते हैं। इसे कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। इसे हम कहेंगे इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। क्वेश्चन अराइजेज अक्वायर्ड कैरेक्टर कौन से हैं? अक्वायर्ड कैरेक्टर इन रीजंस की वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक नए आते हैं वो अक्वायर्ड कैरेक्टर है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होती जाएगी। इस तरह से ये कहते हैं एवोल्यूशन हुई है। जो पहले इनके जो किसी दौर में 7 मेंबर थे, अब वो एक जैसे नहीं है, उनमें डिफरेंस आ गया, चेंज आ गई, तो ये अलग स्पीशीज हो गई। इसी तरह से साइंटिस्ट कहते हैं, ये एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं कि 1.5 मिलियन स्पीशीज इसी एवोल्यूशन के नतीजे में जैसे ये इवॉल्व हुए। बहरहाल हम सबसे पहली पॉइंट पे आते हैं, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट पे आते हैं कि इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट या इसकी जो है लेमार्किज्म की जो शुरू में कुछ पॉइंट्स हैं कि आइडिया अबाउट एवोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय लेमार्क आर नोन एज लेमार्किज्म। जैसे इज्म लफ्ज होता है ना, हमेशा जहाँ पे भी पॉलिटिकल साइंसेज या पॉलिटिक्स के अंदर जैसे इज्म लफ्ज इस्तेमाल होता है, इज्म लफ्ज की मीनिंग ही जैसे होता है आइडिया, थ्योरी, नजरिया, जैसे इज्म। लेमार्किज्म यानी लेमार्क का नजरिया, लेमार्क की थ्योरी। ही पिक्चर्ड एवोल्यूशन एज अ लेडर ऑफ लाइफ। हम लेडर ऑफ लाइफ पे आते हैं कि लेडर ऑफ लाइफ क्या होती है। जैसे ये अरिस्टोटल का एक आइडिया था लेडर ऑफ लाइफ किससे कहते हैं, उस पर हम आते हैं। फ्रॉम सिंपलेस्ट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। जैसे लेडर कहते हैं, सीढ़ी को कहते हैं, जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है वो बिल्कुल अर्ली थे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें कॉम्प्लेक्सिटी आती गई। और इसने कहा कि सबसे टॉप पे जैसे लेडर की जो सीढ़ी की जो टॉप है इस पे ह्यूमन मौजूद है, बाकी यहाँ पे सिंपल लाइफ से आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स लाइफ हुई है, तो इसे हम कहते हैं लेडर ऑफ लाइफ कहते हैं। मैन वाज द टॉप ऑन द लेडर। मैन जो है सबसे टॉप ऑफ द लेडर उस पे मौजूद है सीढ़ी पे। Lamarck did little in the way of explaining the origin of ladder as a whole। यानी ये origin of ladder कैसे हुई इसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, कि ये origin कैसे हुई है। बट इसने क्या किया, he did offer an explanation for the origin of adaptation। इसने ये कहा कि जैसे वक्त गुजरता गया तो एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आती गई, तो उस हवाले से उनमें कैरेक्टरिस्टिक ऐसे जैसे इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट की वजह से या यूज या डिसयूज की वजह से जाहिर है कुछ जो है चेंजेस आती गई, यही उसकी एक्सप्लेनेशन थी, तो जिसकी वजह से न्यू कैरेक्टरिस्टिक आते गए। लेमार्क्स कंट्रीब्यूशन टू द साइंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही वाज द फर्स्ट टू प्रपोज ऑर्गेनिजम्स अंडरगो चेंज ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ सम नेचुरल फिनोमेना। वही बात कि वक्त गुजरने के साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस होती जाती है, वो अक्यूमुलेट होती जाती है और नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट या ट्रांसफर हो जाती है। फिर जो है एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बनेगा जो उनके एंसेस्टर्स होंगे उनसे डिफरेंट हो जाएंगे, डिफरेंट आगे होते जाएंगे, यकीनन उसमें भी आगे डिफरेंस आता जाएगा। तो इसी तरह से डिफरेंट टाइप की स्पीशीज बनती हैं अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनिस्ट। तो इसी तरह से हम आते हैं लेडर ऑफ लाइफ क्या है। जो लेमार्क ने लेडर ऑफ लाइफ का जो आइडिया दिया था, लेडर ऑफ लाइफ, जैसे लोअर प्लांट्स हैं वो बिल्कुल लेडर या सीढ़ी के नीचे हायर प्लांट्स से बने। उसके बाद एनिमल्स में जेली फिश जैसे इंसेक्ट से फिश से रेप्टाइल से बर्ड से मैमल और टॉप पे जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो इसे कहते हैं लेडर ऑफ लाइफ। दिस इज कॉल्ड एज लेडर ऑफ लाइफ। लेडर लफ्ज की मीनिंग होती है सीढ़ी होती है। एक्चुअली ये जो आइडिया था इसका अरिस्टोटल का था, अरस्तु का आइडिया था। उसने ये कहा अरिस्टोटल्स विजन ऑफ द हायरार्की ऑफ द बीइंग्स एज अ लेडर ऑफ नेचर। अरिस्टोटल ने कहा कि लिविंग थिंग्स जो हैं जैसे नॉन लिविंग थिंग्स, रॉक्स में या इस तरह से काफी सारे मिनरल्स मौजूद हैं, जैसे मिनरल्स मौजूद हैं इनको एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स करते हैं, तो इनमें से जो प्लांट्स ट्रीज एंड ग्रासेस बने और ग्रासेस बनने के बाद अदर एनिमल्स बने, अदर एनिमल्स के बाद लिविंग बीइंग्स बने। ये आइडिया इस तरह का आइडिया था, वो अरिस्टोटल का था। डेवलप्ड द आइडिया ऑफ स्केल ऑफ नेचर, यानी नेचुरल लेडर टू ऑर्गेनाइज ऑल थिंग्स इन अ नेचुरल वर्ल्ड, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये हमारे किसी सिलेबस वगैरह में नहीं है, आपको ना कुछ कोई चीज याद करनी है ना, बट एक आइडिया है ओरिजिनल। जैसे ये आइडिया था अरिस्टोटल का था। इसने कहा था कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें जैसे पहले ही कुछ और लिविंग थिंग्स और इसी तरह से जो है टॉप ऑर्डर पे जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग, तो इसी तरह से इसका जो आइडिया था एक्चुअली नेचुरल लेडर उससे लाइफ ऑफ द लेडर आया है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं
जैसे मेन पॉइंट्स ऑफ लिमार्किज्म हम डिस्कस करें कौन कौन सी है, तो इसके जो है फर्स्ट वन इज द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये एनटीबी बुक के हवाले से, ये है एनटीबी बुक के हवाले से। बट एसटीबी के अंदर आप देखेंगे 3 इसके जो पॉइंट्स है, एसटीबी बुक है। जैसे पहला इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, नंबर 2 यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, नंबर 3 इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। और रिमार्क की थ्योरी को हम कहते हैं, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लिमार्क की थ्योरी को कहते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, बिकॉज इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट की वजह से चेंजेस आती हैं, यूज एंड डिसयूज की वजह से चेंजेस आती हैं। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को, चेंज कैरेक्टरिस्टिक को हम एक्वायर्ड कैरेक्टर कहेंगे, और यही एक्वायर्ड कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो जाते हैं। तो इस वजह से हम इससे कहेंगे थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि कौन कौन सी पॉइंट्स हैं। जैसे नंबर 1 है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट है? फॉर एग्जाम्पल जैसे जिराफ के एवोल्यूशन के हवाले से साइंटिस्ट बताते हैं कि जैसे ये जिराफ जो था, इवन इससे पहले की एक इलस्ट्रेशन है, जस्ट वो ग्रेजिंग करता था। इसका मतलब क्या है? ग्रेजिंग का मतलब है घास वगैरह खाता था। तो उसके यानी ये 4 लेग्स और नेक इतनी बड़ी नहीं थी। बट ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो गई वक्त गुजरने के साथ साथ कि यानी उस इन्वायरमेंट में ग्रासेस खत्म हो गए, ट्रीज आ गए। तो उन्होंने क्या किया? वेलकम बैक। तो इसमें आप जैसे देखें, लिमार्क बिलीव्ड दैट एन एनिमल कुड चेंज इट्स फिजिकल ट्रेट। फिजिकल ट्रेट इसमें क्या है? फिजिकल ट्रेट है, जैसे ट्रेट है इसमें इसकी जो है स्ट्रेचिंग ऑफ द नेक या 4 लेग्स, ये फिजिकल ट्रेट्स टू मेक बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? इसकी जो लाइक फूड आइटम है, जैसे अगर ये इसकी नेक और लेग्स अगर ये इतने ज्यादा स्ट्रेच ना होते तो यानी इस चीज तक ये पहुंच ही नहीं पाते, फूड तक ये पहुंच ही नहीं पाते। तो ये क्यों हुआ है? जैसे एनवायरनमेंट के अंदर चेंज हुई है तो उसकी वजह से इन एनिमल्स के लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर जो चेंज हो गई, यानी अंडर चेंज कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट केम अक्रॉस न्यू नीड्स एंड एक्वायर न्यू कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे न्यू नीड क्या थी? न्यू नीड ये थी कि यानी यहाँ पे ग्रासेस नहीं है, अब उसकी जगह पे ट्रीज है। तो न्यू कैरेक्टरिस्टिक कौन सा आया? न्यू कैरेक्टरिस्टिक आया कि इसमें लेग्स की साइज बड़ी हो गई और मुसलसल इसके स्ट्रेचिंग की वजह से जैसे लाइक नेक है वो भी जो है उनकी जो है साइज बड़ी हो गई। टू बेटर मीट विद चेंज सिचुएशन ऑफ फूड हैबिट, फिजियोलॉजी और शेल्टर सीकिंग। तो इन्हीं रीजंस की वजह से जैसे उनके अंदर जैसे न्यू कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। तो अब यानी इनके जो एंसेस्टर थे, अगर हम इसकी सीरीज को देखें, अगर एंसेस्टर थे वो तो जस्ट यहाँ पे जो है ग्रासेस वगैरह पे डिपेंड करते थे, तो इतनी उनकी बड़ी नेक भी नहीं थी, उनकी बड़ी इतनी जो है लेग्स भी नहीं थे, जस्ट एक गोट साइज कोई एनिमल होगा। बट जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो इसके अंदर आप जैसे देखें नए ऑर्गन्स, जैसे लाइक ट्रेट, कौन सा नया ट्रेट आया? ट्रेट आ गया इसमें लेग्स की जो है साइज जो है बड़ी होगी, और नेक है उसको लाइक मुसलसल स्ट्रेच करने की वजह से जो है साइज बड़ी हो गई। तो इसे हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। और दूसरा है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। In order to satisfy these new needs, organism use some organs persistently and disuse others.
तो जैसे अगर हम इसे जिराफ का एग्जाम्पल लें तो मुसलसल जैसे उसको खाना खाने के लिए अपनी नेक और फोर लेग्स को जैसे मुसलसल स्ट्रेच करना पड़ता था, तो जाहिर है इन्हीं को स्ट्रेच किया तो मुसलसल यूज की वजह से क्या होगा, यकीनन ये इनकी साइज भी बड़ी होगी, ये स्ट्रांग भी होंगे और फंक्शनल भी रहेंगे। इसी तरह से कंटिन्यूस यूज की वजह से वो आर्गन स्ट्रेंथन होता है और एक नया जैसे आर्गन भी डेवलप हो सकता है। डिसयूज की वजह से डीजनरेशन होगी और डिसअपियरेंस ऑफ आर्गन होगा। So accumulation of such changes promote the development of the new organs or character or that are transmitted to the next generation। इससे हम कहते हैं कि acquired characteristics are transferred from one generation to the next generation। ये नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं जो यूज मुसलसल यूज की वजह से आए या डिसयूज की वजह से वो आर्गन जो है डिसअपियर हो गया, तो यही कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होते हैं। तो लिमार्क ने क्या क्या एग्जाम्पल दिए जैसे यूज एंड डिसयूज के हवाले से। लिमार्क बिलीव्ड दैट सम आर्गन व्हिच आर मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म आर डेवलप्ड एंड बिकम स्ट्रांग। मुसलसल उस आर्गन का इस्तेमाल करने से वो आर्गन स्ट्रांग होता है। व्हाइल सम आर्गन्स व्हिच आर नॉट प्रॉपर्ली यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म आर डिटेरियोरेटेड। डिटेरियोरेटेड की मीनिंग है कि वो जैसे टूट फूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं सक्सेसिव जनरेशन में, यानी आगे जनरेशन में उस आर्गन का कोई काम नहीं होगा तो इस तरह से खत्म हो जाए। एग्जाम्पल क्या दिया, जैसे एग्जाम्पल में एक ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल दिया। डेवलप्स अ बिगर बाइसेप इन द आर्म दैट वर्क्स द हैमर। जैसे ना हैमर ब्लैक स्मिथ मुसलसल मारते हैं तो यानी इसके जो बाइसेप्स मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं। इसी तरह से जिराफ का एग्जाम्पल लिया, स्ट्रेचिंग इट्स नेक टू इंक्रीज द लेंथ फॉर ईटिंग द लीव्स ऑफ द ट्रीज। ट्रीज पे पहुंचने के लिए इसने नेक को मुसलसल स्ट्रेच किया तो नेक की साइज बड़ी हो गई। इसी तरह से स्नेक्स के किसी दौर में जो है लिम्स थी, आज नहीं है, किसी दौर में थी। विच आर लिविंग इन स्मॉल होल्स एंड क्रिविसेस। दराड़ें जो ऐसी क्रिविसेस या उन होल्स में रहते थे तो उनके लेग्स मुसलसल यूज नहीं होते थे, ना होने की वजह से दे लॉस्ट देयर लेग्स। तो उन्होंने अपने लेग्स नेक्स्ट जनरेशन में सक्सेसिव जनरेशन में उनके लेग्स खत्म हो गए, नहीं है। आज हम जैसे देखते हैं स्नेक के अंदर कोई लेग नहीं है, वाई बिकॉज देयर कंटिन्यूअस डिसयूज की वजह से उनके लेग्स मुसलसल डिसयूज हुए तो वो आर्गन जो है नेक्स्ट जनरेशन में खत्म हो गया। कल यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। सी यू बाय नेक्स्ट। थैंक यू।